नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में 20 तारीख को होने वाले इस चुनाव में उसमें कहीं ना कहीं एक नया पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के आगे अपना कद छोटा मानती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम यहां पर सीटों पर जीतने का, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची हुई है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए के पूरे खेमे में कहीं ना कहीं उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि शायद यही वजह रही है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों से ही कहीं ना कहीं किनारा करती हुई नजर आई और जयंत चौधरी को महज एक सीट सौंपने के बाद अन्य 8 सीटों पर अपने चुनावी प्रत्याशी उतारने की बात कहती हुई नजर आई। और ऐसे में एनडीए के गठबंधन के दलों में फूट पड़ती हुई देखी जा रही है। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं पूरे सिनेरियो को? अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर जैसे चेहरों को दरकिनार करते हुए केवल जयंत चौधरी पर भरोसा जताती है, और शायद वो इसलिए भी क्योंकि जयंत चौधरी ने बिजनौर और बागपत की लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। क्या यही वजह रही है कि जयंत चौधरी को यहां एक सीट दी गई और अन्य सहयोगी दलों को किनारा किया गया? और क्या अन्य सहयोगी दलों से किनारा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? क्या लगता है? देखिए मनीष, जाहिर बात है उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जरा आप पूरे देश को देखिए, जहां पर बीजेपी के साथ में 38-39 पार्टियां नजर आती हैं जो मिलकर एक एनडीए कुनवा बनता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम इस बात को लेकर आए कि क्या यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, कहीं वही हार का कारण तो नहीं बनेंगे। देखिए 2-3 चीजें मोटी मोटी नजर आती हैं। एक बात तो ये नजर आती है कि जो सहयोगी दल हैं अब वो परेशान होने लग गए हैं कि भाई क्या बीजेपी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति कर रही है? क्या बीजेपी हमें हमेशा छोटा दल ही रखना चाहती है? क्या बीजेपी हमारे जो हक हैं, मांगे हैं, उनको पूरा नहीं करेगी? क्योंकि आप देखिए संजय निषाद से अगर शुरुआत करें, संजय निषाद इन उपचुनाव में एक सीट चाहते थे, चाहे मझेरी और मझबा की बात करें या कटहरी की बात करें, दोनों में से एक सीट तो कम से कम वो चाहते थे। इसको लेकर वो दिल्ली भी आते हैं, कई नेताओं से मुलाकात भी करते हैं, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो भी नहीं पाती है और वो निराश होकर वापस लौट आते हैं। बीजेपी 9 सीटों पर प्रत्याशी कह सकते हैं कि 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करती है, एक सीट पर आरएलडी को देती है, लेकिन संजय निषाद या बाकी के किसी का भी नाम नहीं होता। इसी बीच संजय निषाद कुंभ मेले के ऊपर जिस तरह से मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, मना किया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी आने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी कि एकदम से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी भी करने लग गए। जयंत चौधरी, चलिए आपने कहा कि उनको एक सीट दी गई, जाहिर बात है कि चलिए मीरापुर सीट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यही जयंत चौधरी जब नेम प्लेट की बात आई थी जी, उस समय मुखर होकर बीजेपी के सामने खड़े हो गए थे, योगी जी के सामने खड़े हो गए थे और यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे थे मनीष की कभी कभी सरकार से कोई गलत फैसले हो जाते हैं। ये बात कह रहे थे कि नेम प्लेट क्या करूँ, मैं अपने कुर्ते पे लिखवा लूँ नेम अपना। यानी कि एक तरीके से अपनी सरकार के ऊपर पूरी तरह भड़क गए थे और इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस था उसको लेकर उन्होंने नाखुशी जाहिर की थी। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि वो भी नाराज दिखाई पड़ते हैं। अब आप जब पूर्वांचल चलिए, अनुप्रिया पटेल के बारे में आप देखिए, जिस तरह से उन्होंने नजुल संपत्ति को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया, जो जाति जनगणना उसको लेकर उन्होंने कहा क्या होनी चाहिए। तो ये कई मुद्दे ऐसे रहे जिस पर अनुप्रिया पटेल ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार, योगी और मोदी जी सबके ऊपर निशाना साधा और यहाँ पर ये बताया कि हम सिर्फ आपके भरोसे नहीं हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, आप हमें छोटा मत आंकिए। अब आप ओपी राजभर के बारे में देखिए, ओपी राजभर भी नाखुश नजर आ रहे हैं, बयानबाजी उनकी नजर नहीं आ रही है। एक सीट वो भी चाहते थे लेकिन उनको नहीं दिया गया। आप जरा राजा भैया के बारे में बात करो, जो एक समय तक बीजेपी के काफ़ी करीब दिखाई पड़ते थे, लेकिन जैसे ही उनकी साथ में तलखियां होती हैं आपस में, जो एक सहयोग रहना चाहिए वो नहीं रहता है, तो फिर उनके जो लोग हैं या खुद राजा भैया जो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से सपा का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और सपा की बम्पर जीत पूर्वांचल में होती है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे कारण हैं जहाँ पर बीजेपी को अब ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि भाई जो सहयोगी दल हैं अगर उनके ऊपर हम हमेशा सौतेला व्यवहार करते रहे, अगर उनकी मांगों को लगातार नज़रअंदाज करते रहे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। और बीजेपी जो अब तक ताकतवर है, मैं फिर कहूँगा ये बात कि बीजेपी जब तक ताकतवर है मनीष, वो कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों की वजह से, और देखिए आज तो अगर बीजेपी सरकार में है तो वो भी अपने सहयोगी दलों की वजह से, क्योंकि 240 पे बीजेपी सिमटी है और बीजेपी लेकिन अपने आप को जिस तरह बड़ा मानकर चल रही है, लगातार अपने
जी जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे, जो मांग वो कर उनको नहीं मान रही, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर इस तरह से अनदेखी करती रहेगी, इस तरह से अपनी मद में चूर रहेगी, तो जाहिर बात है कि उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आने वाले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, और वहाँ पर जब निषाद अगर अलग भाषा बोलेंगे, अनुप्रिया पटेल कुछ और कहती हुई नजर आएंगी, जयंत चौधरी कुछ और बोलेंगे, तो बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। इसीलिए बीजेपी को अपने तमाम सहयोगों को लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये सहयोगी बीजेपी से अलग थलग हो गए तो यहाँ बीजेपी की जो अब तक की सोच रही है कि आने वाले 50 साल तक राज करना है, वो सोच खत्म होती हुई नजर आएगी। और साथ में जो केंद्र में सरकार में सत्ता पर तीसरी बार लगातार बीजेपी बैठी है, वो सत्ता से भी हाथ गंवा सकती है। जी बिल्कुल। तो वैसे में सर ने पूरा सिनेरियो समझाया कि आखिर ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल, साथ ही संजय निषाद की बगावत किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है, और जयंत चौधरी को भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट दी है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में सहयोगी दलों का सपोर्ट ना मिलना कहीं ना कहीं उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे भरा साबित हो सकता है। और ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर सभी सीटों पर जीत का ऐलान समाजवादी पार्टी का करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डरी सहमी तो ज़रूर नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या अपने आप को उस काबिल कर पाई है, उतना मजबूत कर पाई है जितना यहाँ पर उनको कर लेना चाहिए? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत ना होने के कारण, एकजुट ना होने के कारण कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। तो सर अगला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे से काफ़ी दूरियां बनाए हुए थे, और केशव प्रसाद मौर्य खुद यहाँ पर सीएम बनने की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या लगता है, क्या वही वजह रही यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार की? और अगर अब यहाँ पर देखा जाए तो वही चीज़ यहाँ पर सहयोगी दलों के साथ होती हुई नजर आ रही है, तो क्या वही चीज़ यहाँ पर दोबारा दोहराई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी फिर वही गलती कर रही है? क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है मनीष कि अगर बीजेपी लगातार इस तरह गलतियाँ करती रही, क्योंकि देखिए मोदी जी का एक युग 10 साल का रहा, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, मोदी लहर का नाम दिया, किसी ने मोदी युग का नाम दिया, तमाम सारी बातें करते हुए नजर आए। लेकिन देखिए कहा भी जाता है कि एक चीज़ को आप बार बार दोहरा नहीं सकते, काट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। अब जबकि लगभग 10 साल से ज़्यादा का वक्त बीजेपी को सत्ता में रहते हो गया है केंद्र की, तो ऐसे में अब ये उनकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी पे, कब तक वो बरसते रहेंगे, कब तक कोसते रहेंगे। अब उनको बताना होगा कि इन 10, 12, 15 सालों में वो क्या किया है, क्या करने वाले हैं, क्या क्या योजनाएं हैं। क्योंकि देखिए दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के आप बहुत समय तक राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते। बीजेपी को अपनी तमाम खामियों पे काम करना पड़ेगा। आप देखिए अयोध्या में जिस तरह बीजेपी की हार होती है, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जिस नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया उसी जगह पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर अब धर्म जाति की राजनीति जो है लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें अब काम मिलना चाहिए, हमारे जो बच्चे लिख पढ़ रहे हैं उनका भविष्य बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं, ये जो महकमे हैं उसको बेहतर काम करना चाहिए, सड़कें बेहतर होना चाहिए, विकास की पटल पर प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कब तक हम धर्म जाति की बात करें, कहीं ना कहीं मुद्दों को डाइवर्ट करते रहेंगे, ये अब मेरे ख्याल से लोगों का भी नज़रिया हो गया है। और ऐसे में बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि अब हमें मुद्दों की बात करनी चाहिए, हमें विकास की बात करनी चाहिए। अगर 10-12 साल से आप लगातार सत्ता में हो तो अब आपकी जवाबदेही तय होती है। आप बार बार जवाब कांग्रेस से नहीं मांग सकते कि 17 साल में आपने क्या किया। अब आपको बताना होगा कि रुपया आखिर आज सबसे निचले स्तर पर क्यों है, ये आपको बताना पड़ेगा। महंगाई चरम सीमा पर क्यों है, ये आपको बताना पड़ेगा। लगातार कह सकते हैं जिस तरह से जो भ्रष्टाचार है वो उसकी खबरें आती हैं, उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कई ज्वलंत और अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर अब बीजेपी को फोकस करना पड़ेगा। साथ में जो सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। किसी को भी ऐसा एहसास ना हो कि वो उसको लेकर कोई एक अलग तरह की मंशा जो है बीजेपी बनाकर चल रही, क्योंकि हमने बारंबार देखा कि जब भी बीजेपी कह सकते हैं दलों का इस्तेमाल करती है और जैसे ही दलों का इस्तेमाल उनसे हो जाता है तो उन दलों को अलग थलग करती हुई नजर आती है, जो बीजेपी की मंशाओं के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि जब तक आपको ज़रूरत थी तब तक तो आपने इस्तेमाल किया, लेकिन जैसी ज़रूरत खत्म होगी तो आपने वो अलग थलग कर दिया। ढेरों ऐसे एग्जाम्पल है, पशुपति पारस को आप देख सकते हैं, सुशील चौटाला को आप देख सकते हैं, और ऐसे ढेरों कह सकते हैं नेता हैं जिनके भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं कई तरह की बातें होती हैं, जिनको आगे बढ़ना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको जस-तस कर दिया जाता है। इसके अलावा बाकी लोगों को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी बीजेपी की तमाम सारी चीज़ें जिसको लेकर बहुत सारी आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी इस समय देश में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है,
है, तो ऐसे में उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी बन जाती है कि देश में जो विकास रुका हुआ वो किया जाए और साथ में जो सहयोगी दल हैं उनको भरपूर मौका दिया जाए, ताकि उनको ऐसा एहसास ना हो कि भाई बीजेपी हमें एक तरीके से कमज़ोर करने का प्रयास करे, क्योंकि बीजेपी आज अगर सत्ता में है, ताकत में है, तो वो इन्हीं सहयोगी दलों की वजह से है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सत्ता हो या फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता हो, अगर सत्ता में विराजमान है तो वो कहीं ना कहीं उनके सहयोगी दलों की मेहरबानी की वजह से, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं सहयोगी दलों से जिस तरह से दरकिनार उनको करती हुई नजर आ रही है, उनसे किनारा करती हुई नजर आ रही है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इन 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में यहाँ पर पड़ने वाला है। और ऐसे में अब अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में बड़ा झटका लगता है तो हो सकता है कि अन्य सहयोगी दल, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, पी राजभर हो, संजय निषाद हो, वो समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल का यहाँ पर जो वो साथ है उसको पकड़ते हुए नजर आए, और ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोलते हुए नजर आए। देखना दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आखिर फैसला किसकी तरफ जाता हुआ नजर आता है। क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने आप को यहाँ पर साबित करती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी नई रणनीति के तहत पूरा खेल पलटती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।